हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की। आप सभी को पता है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो 18 जून को आपका पेपर आया था जो कैंसिल हो गया है, तो उसी में टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से सवाल आए थे इनके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी अपनी जारी रखनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, उससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी होगी, प्लस आगे की जो तैयारी होगी वो हमारी इसी बेस पे होगी, है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी के आधार पे हम अपनी तैयारी को और बूस्ट करेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे यहाँ तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये वाला पेपर तो देने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो दिसंबर जो 2024 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इस बार निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और नहीं तो फिर आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीएचडी एंट्रेंस के लिए ऐसी तैयारियां जो होती हैं वो आपकी इसी के थ्रू हो जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है इसमें कोऑर्डिनेटर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ देखिए कि इसमें कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेस, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो गैर तकनीकी स्नातक शिक्षा की बात हो रही है, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। तो अब इसके लिए कह रहा है कि कौन से नॉन टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं स्वयं कोर्स से। तो स्वयं का इसके बारे में मैंने पूरी वीडियोस आपको दी हैं। वैसे भी अब हम क्या है लेटेस्ट पैटर्न पे ही सारी चीज़ें तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होता है, जो अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अब इसमें पूछ रहा है नॉन टेक्निकल, तो आपको पता है कि स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स, जिसमें कि जो नॉन टेक्निकल की बात हो रही है ये है आपका यूजीसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा यह आपका यूजीसी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको कोऑर्डिनेटर हैं जो पता होने चाहिए। तो इसमें देखिए ये आपको कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एआईसीटी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारे ही यहाँ से इतने आपको याद रखने हैं। एआईसीटी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग, एमपी सेट में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, एनपीटीईएल है ना, तो टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद यूजीसी है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। सीसी है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी आप सभी को पता है, स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर ये पाठ्यक्रम यानी करिकुलम वगैरह, यहाँ पर सिलेबस को डिज़ाइन करने के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का काम करती है। एनआईओएस क्या है, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, उसके बाद इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग मोड से करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आईआईएमबी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ठीक है, और फिर NITTR, ये क्या है, टीचर्स टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स, जो TTT है ना, इनका फुल फॉर्म देखिए, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्योंकि इसी से संबंधित आपको आगे का क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कह रहा है अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं कोर्सेस। तो आपने अभी देखा इसी से रिलेटेड है, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अलग अलग पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कह रहा है कि कौन से हैं इनमें से जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का है, तो अभी आपको पता ही चल गया कौन कौन से हैं। अब आपका इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से, ये आपको देखिए IIM भी हमने पढ़ा अभी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है ना, इसके बारे में पढ़ा। फिर NPTEL पढ़ा, और आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें ये है आपका NIOS है, हाँ NIOS है, और CEC। ठीक है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हिंदी में भी आप यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए ऑप्शन आप अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई आंसर की नहीं है, है ना, तो मुझे भी सारी चीज़ें
आपके लिए एक साथ कलेक्ट करके लानी पड़ी, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। स्वयं पे जो कार्यक्रम होता है उनमें से कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको पता ही है, कई बार आपको बताया है। हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए ये है आपका लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन से सेल्फ वीडियो लेक्चर्स होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर इसमें है आपका, देखिए वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना। यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए सेल्फ असेसमेंट है, वीडियो लेक्चर्स हैं, और क्या है आपका, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, है ना। तो ये भी हैं ABC और D, है ना। तो इसमें देखिए फेस टू फेस आपका ये वाला नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन खाली ये वाला ई ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, है ना। तो जो इस बार का क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ ली गई हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाता है, इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कल आपको दिया है पीपल एंड एनवायरनमेंट में जो यूनिट मतलब शिफ्ट 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 1 में, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए, सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें हैं, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी। इसके बारे में भी बताया है मैंने, अचेतन स्मृति की बात हो रही है ना। तो हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि टर्म्स आप इंग्लिश में पढ़ा करिए, ठीक है। हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो आप इंग्लिश में ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आसानी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी। अनकॉन्शियस कौन सी होती है, जिसमें कि कॉन्शियस एफर्ट, जो सचेतन प्रयास होते हैं, मतलब जो आप जागृत अवस्था में चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपके स्टोर हैं आपकी मेमोरी में, उनको रिकॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन सी सब डिविजन्स हैं, तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसमें इसके बारे में पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने देखा होगा उन वीडियोज़ को, तो आपको वैसे मैं आगे भी पढ़ाऊँगी, तो अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपका आएगा, एक तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा प्राइमिंग, है ना, और आपका आता है फिर कंडीशनिंग, ठीक है। प्राइमिंग हो गया, कंडीशनिंग हो गया, और आपका प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दी हैं। प्राइमरिंग क्या है, तो प्राइमरिंग मतलब वो प्रक्रिया जो अनजाने में काम करती है, ठीक है, और ये क्या करेगी, जो आप चीज़ों को रिकॉल करना चाहते हैं उसमें मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आप अनकॉन्शियस स्थिति में भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, वो रिकॉल कर सकते हैं। कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग पता ही है कि स्मृति का जो कि 2 स्टिमुलस के बीच में काम करता है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की हमने पढ़ी है लर्निंग थ्योरीज में, है ना। तो इस तरह से ये हो जाती है आपकी। और प्रोसीजरल क्या होती है, तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रोसीजरल क्या होती है, मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर्स, जो स्किल्स पे आधारित होती है, मतलब जिसमें आपके हाथ और पैर, जो मोटर एक्शंस है ना, जो आपकी स्किल्स मतलब एक कौशल आधारित जो क्रियाएं होती हैं, वो आती हैं आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर आंसर में हो जाता है, प्राइमरिंग, कंडीशनिंग एंड आपका प्रोसीजरल। ये है आपकी इम्प्लिसिट, है ना, इम्प्लिसिट मेमोरी की बात, जहाँ पे कोई भी सचेतन प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विथ रिगार्ड टू, है ना। अब इसमें कह रहा है कि वो कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सीधा सा ये कह रहा है कि क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विथ रिगार्ड, किस किस के रिगार्डिंग आप क्लासरूम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, है ना। तो इससे संबंधित बात हो रही है कि हम
क्लासरूम में जो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हो, चाहे आप अपने लेक्चर के दौरान करो, आप अपनी टीचिंग के दौरान करो, अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरह से सहारा लोगे, तो किस हिसाब से लोगे, है ना, किसके अकॉर्डिंग आप लोगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शनल मैसेज दिए जा रहे हैं, क्या मैसेज इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके आधार पे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य का निर्धारण आप करते हो। कोई भी लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि आज, जैसे मैंने आज आपको बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन आए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे मेरा ये उद्देश्य मैंने निर्धारित किया कि जो भी क्वेश्चन है ना, इनके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है ना। तो ये मेरा उद्देश्य था आज का। तो इसीलिए कोर्स ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, मतलब कितने सक्षम हो आप उनको चलाने में। जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, आप अपने क्लासरूम टीचिंग में या आप टीचिंग प्रोग्राम ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पढ़ा रहे हो, आप उसमें यूज़ करते हो, तो आप कितने सक्षम हो, सक्षमता, है ना। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी सक्षमताएं इसको कहा जाता है, ये हो गया। तो ठीक है, तो ये सारे 3 जो ऑप्शन हैं ये आपके इससे संबंधित हो गए, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड पे ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि तो जो भी पढ़ना है आपको वो बहुत समझ के पढ़ना है और आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करके और फिर आपको नए सिरे से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाई करेंगे, तब जाके आपका जो अगला सेशन होगा एग्ज़ाम का, उसमें तैयारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इस बार कुछ चीज़ें चूकी हैं, आप नहीं कर पाए हैं, आपसे रह गई हैं, मिस्टेक हुई हैं, तो वो अगली बार आपकी सुधर जाए, है ना। तो इसलिए हम पूरा एनालिसिस करके सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कक्षा प्रौद्योगिकी में किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता। तो किसी भी चीज़ का टीचिंग में सबसे पहले किसी भी चीज़ का उद्देश्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी होता है ना। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कौन सी होती है, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको सीक्वेंस लगाना है ना। सीक्वेंस के लिए अगर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी है सेल्फ रेगुलेटेड। देखो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में होता क्या है कि यहाँ पर SRL जिसको कहा गया, इसको रेफर करता है जिसके द्वारा जो लर्नर है सक्रिय रूप से अपने स्वयं के शिक्षण को नियंत्रित करते हैं, मतलब वो रेगुलेट करते हैं अपने आप ही, मॉनिटरिंग। तो सेल्फ लर्निंग का मतलब वो खुद से ही सारा काम करेगा, अपनी लर्निंग को मॉनिटर करेगा, अपना एवेल्युएशन करेगा, ठीक है, प्रगति की निगरानी करना, अपने सीखने के अनुभव को मतलब अनुकूलित करने के लिए जो भी उसने स्ट्रैटेजी अपनानी है, जो भी टैक्टिक्स अपनानी है, वो खुद से ही करना है। तो अपना एवेल्युएशन भी उसके द्वारा ही होगा, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, है ना। तो इस तरह से सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये व्यक्तियों को स्वतंत्र, फ्रीली आजीवन शिक्षार्थी बनने के लिए सशक्त बनाता है। एक जो लर्नर है, अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में या मतलब किसी भी ऐसे फील्ड में जाना चाहता है जहाँ पर उसको वो काम करके दिखाना है, तो मतलब सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ सीखेगा और सीखना ज़रूरी भी होता है। मतलब सीखना तो जीवन भर हमारा चलता रहता है, ठीक ना। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ये टीचिंग में आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ी है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, उससे इसकी मतलब यहाँ पर हैबिट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में इसमें देखिए आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एनालाइजिंग द टास्क, तो इसमें सबसे पहले आपको एनालाइजिंग द टास्क ये पहले नंबर पे आपको यही रखना है, ये वाला ऑप्शन आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड नॉलेज, इसके लिए ये ज़रूरी है आपको टास्क सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस पर आप काम करना चाह रहे हो, किस पर चीज़ों को सीखना चाह रहे हो या इन पर और ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव वर्क करना चाह रहे हो। तो ये हेल्प करता है कि आप अपना प्लान कैसे बनाओगे, कैसे सीखोगे। तो एनालाइजिंग द टास्क आपके सामने कौन सा है, इसको आप कैसे प्लान करोगे, ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद सेटिंग द गोल्स, देखिए जैसे मैंने कहा उद्देश्यों का निर्धारण, तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आप करना क्या चाहते हो, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, है ना। तो गोल्स निर्धारण बहुत ज़रूरी है। डिवाइजिंग द प्लान फिर है थर्ड नंबर पे, डिवाइजिंग द प्लान, ठीक है। इसमें कौन से विशिष्ट कदम, मतलब एक तो हो जाते हैं जनरल,
जो कि आप इनको प्रोसेस में लाओगे ही लाओगे। फिर कुछ स्पेसिफिक होते हैं चीज़ें जो कि आप अपने स्टेप में उनको रखोगे, ठीक है। तो टास्क के अकॉर्डिंग आपका ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा आप रिसोर्स का, कौन सी टाइम लिमिट के अंदर, किस किस टैक्टिक्स से आप अपना ये काम आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है डिवाइजिंग प्लान्स। नेक्स्ट आता है इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी। कौन कौन सी टैक्टिक्स आप अपनाओगे, जो है स्ट्रैटेजी, कौन सी प्रयोग विधि लाओगे। फिर है आपका यहाँ पर रेगुलेटिंग लर्निंग, ठीक है। ये हो जाता है, ये आपका ये होता है रेगुलेटिंग लर्निंग, मतलब मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, है ना, मेकिंग एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने की अगर कहीं बात होती है तो उसको करेंगे। और हमेशा मोटिवेटेड, कहीं पर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या है कि आपका प्रोत्साहन डाउन नहीं होना चाहिए, हमेशा इनकरेज रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोत्साहन भी उतना ही ज़रूरी है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको लर्निंग अपनी करनी है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का यही मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके हो गए आपके सीक्वेंस में लगाने के लिए फर्स्ट सेकेंड। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही इनको सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए। और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के बारे में तो इतनी चीज़ें आपको पता लग गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं और अब हम आगे से ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और काफ़ी डीप में, क्योंकि जब अब पढ़ाया जाएगा तो फिर आपको लगेगा अरे ये सब तो आता नहीं है, लेकिन अब बहुत हाई लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। ईजी था ना बहुत टफ था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे था पर डीप में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ये समझ के चलिए कि पैटर्न इस बार का कैसा था और जो अभी आपको समय मिला है इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।